नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम लोग मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2023 के मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है वो शुरू करते हैं। मैंने सोचा कि टॉपिक कौन सा लिया जाए, कौन सा पेपर कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो मुझे लगा कि बिल्कुल शुरुआत से जो है हम लोग तैयारी शुरू करते हैं और इसीलिए मैंने पेपर फर्स्ट पेपर जो आपका है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं, उसमें से हिस्ट्री ज्योग्राफी को जो है वो मैंने चुना है। ज्योग्राफी से जो हम लोग शुरू करेंगे और साथ ही साथ पैरेलली जो है हिस्ट्री भी जो है हम साथ में ही चलाएँगे। कोशिश करूँगा मैं कि जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है मेंस के एग्ज़ाम में, उस समय तक जो है हम पूरी तैयारी जो है वो अपने मेंस के एग्ज़ाम की कर लें। साथ ही साथ में जो है हर टॉपिक जो भी टॉपिक मैं आपको बताता जाऊँगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे 50 वर्ड्स के हों, चाहे 200 वर्ड्स के हों, वो भी मैं जो है आपको साथ-साथ में ही बताता चलूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ या जो भी क्लास में जो है दे रहा हूँ, उससे आपको जो है मुख्य परीक्षा में की तैयारी करने में जो है आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल में। भूगोल में जो है आपका जो पहला टॉपिक है वो है पर्वत। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ? पर्वतों का वर्गीकरण जो है क्या है? पर्वत से रिलेटेड और भी जो तथ्य हैं वो क्या है? कौन-सा पर्वत कहाँ पे है? इससे भी कई बार जो है प्रश्न वन लाइनर प्रश्न बन जाते हैं। पर्वतों के प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। तो ख़ैर हम लोग शुरू करते हैं कि पर्वत क्या होते हैं? देखिए पर्वत क्या होते हैं प्री में जो है आपने ये पढ़ा हुआ है कि पर्वत क्या होते हैं? पर्वतों की अगर परिभाषा की बात हम करें, तो पर्वतों की परिभाषा कुछ इस तरह से दी जाती है कि पर्वत जो है, वो धरातल से ऊपर उठे हुए ऐसे भाग होते हैं धरातल से ऊपर उठे हुए ऐसे भाग होते हैं, जिनका शिखर जो है वो संकुचित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शिखर भाग जो है बिल्कुल संकुचित है और जिनका ढाल अत्यंत तीव्र होता है। यहाँ पर जो है, ये आपको ढाल यहाँ पर जो है दिखाई देगा। तो ये जो ढाल है, वो अत्यंत तीव्र ढाल है। यहाँ शिखर भाग जो है संकुचित है। ऐसे जो है संकुचित शिखर वाले और तीव्र ढाल वाले जो है, जो धरातल से ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम जो है, वो पर्वत के नाम से जानते हैं। अब पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में जो है, कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारे जो है सिद्धांत दिए और इन सारे सिद्धांतों के बारे में हमें थोड़ा-थोड़ा जो है ज़रूर हम पढ़ लें क्योंकि इससे भी जो है प्रश्न बन सकते हैं और चूँकि नए-नए प्रश्न जो है लगातार बन रहे हैं, तो एक-एक करके जो है हम सारे सिद्धांतों को पढ़ें। देखिए पर्वतों के निर्माण के संबंध में, पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में ये 6 सिद्धांत जो है वो प्रचलित हैं। सबसे पहला इसमें महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है भूसन्नति का सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी। तीसरा तापीय संकुचन सिद्धांत या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। चौथा जो है संवहनीय तरंग सिद्धांत या कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। पांचवा रेडियो एक्टिव सिद्धांत या रेडियो एक्टिव थ्योरी और छठा जो है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आधुनिक जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है और ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। हम एक एक करके जो है सबके बारे में अध्ययन करेंगे, किसमें क्या कहा गया, क्यों महत्वपूर्ण है ना? इन सब चीजों की जो है बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या सॉरी महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत क्या है? यहां से जो हम शुरू करते हैं। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब क्या है? महाद्वीपीय से तात्पर्य महाद्वीप। महाद्वीप क्या है ये तो आपको पता है। धरातल के स्थलीय भाग जो बड़े-बड़े भूखंड हैं उनको जो हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। इन महाद्वीपों में जो है एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका ये कुछ महाद्वीप हैं। और इन महाद्वीपों में विस्थापन होना अर्थात इनका जो है खिसकाव होना, इनका एक से दूसरी जगह जाना महाद्वीपीय विस्थापन कहलाता है। अर्थात महाद्वीपों के अपने मूल स्थिति से जो विस्थापन है उसे ये महाद्वीपीय विस्थापन कहेंगे। दरअसल वो सिद्धांत जो महाद्वीपों के विस्थापन के द्वारा महाद्वीपों और महासागरों के वर्तमान वितरण और उनके अवस्थिति की व्याख्या करता है, उसे हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये एक बहुत कौतूहल का विषय है कि क्या महाद्वीप जो है वो विस्थापित हो सकते हैं? इतने बड़े-बड़े भूखंड जो है वो क्या एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहे हैं? तो बिल्कुल जा रहे हैं। आप यहाँ पर जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है वो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए किस तरह से जो है ये महाद्वीप जो है वो उत्तर से दक्षिण और इधर पश्चिम की ओर जो है दक्षिण से उत्तर और इधर पश्चिम की ओर जो है वो विस्थापित हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये महाद्वीप जो है वो इस तरह से जो है वो विस्थापित होते जा रहे हैं। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत जो है महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपों के प्रवाह इसकी संभावना का विचार जो है सबसे पहले 1858 ईस्वी में फ्रांस के एक विद्वान थे जिनका नाम था एंटोनियो स्नाइडर, उन्होंने दिया था। लेकिन उस समय जो है वैज्ञानिकता का अभाव था
और इसीलिए इस संभावना को जो है नकार दिया गया कि इतने बड़े बड़े भूखंड जो है वो एक से दूसरी जगह जो है विस्थापित हो सकते हैं। इसके बाद ऑर्टेलियस, फ्रांसिस बेकन, पेलेग्रिनी, टेलर, इन सभी विद्वानों ने जो है इसी तरह के सिद्धांत की प्रारंभिक रूपरेखा जो है प्रस्तुत की थी, लेकिन कोई भी जो है वो एक निश्चित सिद्धांत जो है वो दे नहीं पाया। बाद में इस सिद्धांत की तर्कपूर्ण व्याख्या जो है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक क्लाइमेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने जो है अपना एक सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित किया था। 1922 में जो है इस सिद्धांत का प्रकाशन हुआ था और उसके बाद से ही जो है इस सिद्धांत को महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण के संबंध में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मान लिया गया। साथ ही साथ जो है इसी सिद्धांत के द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या भी की गई। इसीलिए जो है पर्वतों की उत्पत्ति के क्रम में जो है हम महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है दो तरह से बन सकते हैं। एक तो जो है प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है, 200 शब्दों में पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को समझाएं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के आधार पर पर्वतों के निर्माण या पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। वेगनर महोदय जो है वो एक मौसम वैज्ञानिक थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और उससे पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसका अध्ययन कर रहे थे उस समय। इसी क्रम में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध में उष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में शीत कटिबंध संबंधी पूरा जलवायु के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने क्या देखा कि इस तरह से जो है अगर हम इसे एक ग्लोब मान लें, ये तो हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, इसे हम जो है ग्लोब मान लें, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो शीत कटिबंध है, इस शीत कटिबंध के ये जो पोलर रीजन है, फ्रिजिड रीजन जो है, इस यहाँ का जो पूरा जलवायु संबंधी जो साक्ष्य है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ के पूरा जलवायु संबंधी साक्ष्य यहाँ से या यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या है भाई, अगर शीत कटिबंध का जो क्षेत्र है, अगर ये महाद्वीप एक से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होते तो शीत कटिबंध के साक्ष्य हमें केवल शीत कटिबंध से प्राप्त होते, उष्ण कटिबंध से प्राप्त नहीं होते। और उष्ण कटिबंध के साक्ष्य जो है वो केवल और केवल उष्ण कटिबंध से ही प्राप्त होते, शीत कटिबंध से प्राप्त नहीं होते। लेकिन हो क्या रहा था, उन्होंने देखा कि साहब ये शीत कटिबंध के जो साक्ष्य हैं वो उष्ण कटिबंध, ये विषुवत रेखा से भी जो है, विषुवत रेखा में जो जगह फैले हुए थे वो यहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं और उष्ण कटिबंध के जो साक्ष्य थे वो शीत कटिबंधों से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो वैगनर महोदय को ये लगा कि निश्चित रूप से ये जो महाद्वीप हैं ये विस्थापित हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका प्रवाह हो रहा है और इसीलिए जो है वो एक जगह के जो पूरा जलवायु संबंधी साक्ष्य है वो दूसरी जगह पाए जा रहे हैं और दूसरी जगह के जो है पहले जगह पाए जा रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि यूरोप में शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में कोयला पाया जा रहा है। अब भाई कोयला जो है वो तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो है एक वस्तु है ना, क्यों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वस्तु क्यों है, क्योंकि कोयले का निर्माण जो है उसमें अत्यधिक ताप और अत्यधिक दबाव की आवश्यकता होती है और अत्यधिक ताप जो है शीत कटिबंधों में तो पाया नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि शीत कटिबंध में भी जो है कोयला पाया जा रहा है, वहीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत में जो है उन्होंने ये देखा कि शीत कटिबंधीय क्षेत्रों विशेष रूप से जो है प्रायद्वीपीय भारत में टिलाइट चट्टान प्राप्त होती है। टिलाइट चट्टान जो है इनका निर्माण जो है ग्लेशियर्स के पिघलने से होता है। अब जाहिर सी बात है ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाएंगे, तो भाई जो भी शीत कटिबंध वाले क्षेत्र हैं उधर पाए जाएंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई शीत कटिबंधीय क्षेत्रों की ये जो चीजें हैं, जो टिलाइट चट्टाने हैं, ये तो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जा रही हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कहीं ग्लेशियर तो पाए नहीं जा रहे हैं। अब हम इस बात को समझें कि टिलाइट चट्टान क्या होते हैं। देखिए टिलाइट चट्टान जो है दरअसल वो चट्टान होता है जहां कहीं पर भी ग्लेशियर्स जो होते हैं वो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो अपने साथ नीचे जो है बहुत सारा अवसाद जो है नीचे ले जाकर बिछा देते हैं और यही अवसाद जो है लाखों करोड़ वर्षों में जब धीरे धीरे इकट्ठा करते हुए जम जाते हैं तो चट्टान बन जाते हैं, जिन्हें जो हम टिलाइट चट्टान कहते हैं। आप जो है ये टिलाइट चट्टान जो है वो इस तरह का टिलाइट चट्टान जो है आप देख सकते हैं, ये जो है टिलाइट अवसादी चट्टान होते हैं ना। तो टिलाइट चट्टान जो है वो उन्होंने कहा कि भाई टिलाइट चट्टान जो है कहाँ पाए जा रहे हैं, तो टिलाइट चट्टान जो है प्रायद्वीपीय भारत में भी पाए जा रहे हैं जो कि एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि टिलाइट चट्टानों का निर्माण जो है वो ग्लेशियर्स वाले क्षेत्र में अर्थात शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसीलिए तो हो रहा होगा
कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। अब वैगनर महोदय ने कहा कि देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो महाद्वीप जो है वो अपने स्थान पर बने रहे और जो जलवायु कटिबंध है उनका विस्थापन हुआ, या फिर जो जलवायु कटिबंध है वो अपने स्थान पर बने रहे और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। दोनों में से कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि एक जलवायु जो है अगर दूसरी जगह भी पाई जा रही है, अर्थात शीत कटिबंधीय जलवायु के साक्ष्य जो अगर उष्ण कटिबंधों से भी प्राप्त हो रहे हैं और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साक्ष्य अगर शीत कटिबंधों से प्राप्त हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि या तो जो जलवायु वाले जोन है, या हम यूं कहें कि जो जलवायु कटिबंध है, या तो वो स्थानांतरित हो रहे हैं, उनका विस्थापन हो रहा है, या फिर महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। तो उन्होंने जो दूसरा अपना साक्ष्य था, जो दूसरा अपना मत था, उसको जो है उन्होंने कहा कि ये सही है, और उन्होंने कहा कि जलवायु कटिबंध तो अपने स्थान पर बने रहे, लेकिन महाद्वीपों का विस्थापन जो है वो एक से दूसरी जगह पर हुआ। इस आधार पर जो है वैगनर महोदय ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। अब ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो था क्या? ये महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में जो है वैगनर महोदय ने ये बताया कि देखिए आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व जब कार्बोनिफेरस काल जो है चल रहा था, उस समय वर्तमान के जितने भी महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए। दरअसल उस समय हुआ ये होगा, उन्होंने जो अपनी हाइपोथेसिस प्रस्तुत की उसमें उन्होंने ये बताया कि उस समय जो है जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी के बाहरी भागों से जो है ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था और धीरे धीरे करके जो है वो पृथ्वी जो है वो ठंडी होती चली गई। और इस पृथ्वी पे जो अभी वर्तमान में जो अलग अलग महाद्वीप हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सारे महाद्वीप जो है दरअसल संयुक्त रूप से जो है जुड़े हुए थे, और संयुक्त रूप से ये जुड़ा हुआ जो भूभाग था, इसको जो है उन्होंने क्या नाम दिया? तो इसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया। इसको जो है उन्होंने पैंजिया नाम दिया। यहाँ पर जो है हम पैंजिया देख सकते हैं, ये जो है पूरा का पूरा जो है पैंजिया है। और उन्होंने कहा कि इस पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है सागर, एक बहुत बड़ा महासागर था, जहां पर जो है पानी ही पानी भरा हुआ था। ये जो भूभाग है, ये जो स्थलीय भूभाग आपको नजर आ रहा है, जिसे हम पैंजिया कह रहे हैं, इस पैंजिया के चारों तरफ जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसे जो है पैंथलाजा कहा गया। तो उन्होंने ये प्रस्तावित किया, अपने सिद्धांत में ये प्रस्तावित किया, सबसे पहली बात तो कि कार्बोनिफेरस काल जो था, उस कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे करके ठंडी हुई, और एक पृथ्वी का एक भूखंड जो है, आज के जो अलग अलग महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के संयुक्त रूप में जो है पैंजिया के नाम से जो है वो उस समय अस्तित्व में आई, और इस पैंजिया के चारों तरफ जो है वो एक विशाल जलराशि थी, जिसे पैंथलाजा कहा गया। अब उस समय जो है जो पृथ्वी की जो संरचना है, जिसे आज हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जानते हैं, उसे उस समय जो है सियाल, सीमा और निफे के नाम से जाना जाता था। आपको पता है सियाल जो है वो क्रस्ट, सीमा जो है वो मेंटल, और निफे जो है वो क्रस्ट कोर है। उन्होंने कहा कि ये सियाल जो है, अर्थात सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से जो है ये पैंजिया का निर्माण हुआ था। क्या कहा उन्होंने? कि सियाल या सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से पैंजिया का निर्माण हुआ है। और जाहिर सी बात है कि सियाल जो है वो क्या है? तो ये पैंथलाजा, उन्होंने कहा कि पैंथलाजा का निर्माण जो है वो सीमा से हुआ, अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सियाल अर्थात पैंजिया जो है वो क्या था? तो वो अपेक्षाकृत हल्का है। किसकी तुलना में? तो सीमा की तुलना में। तो उन्होंने कहा कि सीमा जो है वो अपेक्षाकृत भारी चीज, अर्थात जो जल राशि थी, जो सीमा है वो क्या है? तो वो जो है भारी, और सियाल जो है वो हल्का। इस तरह से जो है जो पैंथलाजा है, उस पैंथलाजा के ऊपर जो है वो क्या तैर रहा है? तो वो जो है जो पैंजिया है वो तैर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पैंथलाजा के ऊपर जो है ये पैंजिया इस तरह से तैर रहा है जैसे जो है कोई जहाज जो है, पानी का जहाज जो है पानी में तैर रहा हो। तो सबसे पहली बात जो है वो तो उन्होंने यही कही कि देखिए साहब, इस तरह की स्थिति थी कि ये पूरा का पूरा जो है कार्बोनिफेरस काल के अंत तक जो है ये स्थिति थी कि ये पूरी पृथ्वी जो है एक पैंजिया के रूप में थी, और जितने सारे जो है सागर, महासागर आज हमें दिखाई देते हैं वो पैंथलाजा के रूप में थे। और इस पैंथलाजा के ऊपर जो है पैंजिया इस तरह से तैर रहा था जैसे पानी के ऊपर जो है कोई पानी का जहाज तैर। आगे की बात करें, उन्होंने कहा कि आगे चलकर जो है लगभग 18 से 20 करोड़ वर्ष पहले जो है जुरासिक काल में जो है एक घटना घटित हुई, और जुरासिक काल में जो है पैंजिया जो है वो विखंडित हुआ,
और पैंजिया दो भागों में विखंडित हुआ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पैंजिया के विखंडन की बात जो है वो दिखाई गई है। पैंजिया जो है दो भागों में विखंडित हुआ, एक तो लॉरेंसिया और दूसरा जो है वो गोंडवाना। यहाँ पर जो है आपको दो पार्ट जो है नजर आएगा, लॉरेंसिया और गोंडवाना। दो भागों में जो है क्या, तो ये जो पैंजिया था वो जो है दो भागों में जो है विखंडित हुआ। अब यहां पर जो है लॉरेंसिया और गोंडवाना दो भागों में जो है ये जो विखंडित हुआ, ये क्यों विखंडित हुआ और कैसे विखंडित हुआ, तो उन्होंने जो है इसके लिए दो बलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा सबसे पहला बल जो था वो था पोलर फ्लेइंग बल, अर्थात गुरुत्व और उत्प्लावन बल। गुरुत्व और उत्प्लावन का परिणामी बल जो है पोलर फ्लेइंग बल था, जिसके कारण जो है पैंजिया के अलग अलग जो भाग थे वो उत्तर दिशा की ओर अर्थात विषुवत रेखा की ओर जो है उनमें गति हुई। किस तरह से जो है उन्होंने क्या कहा, ये देखिए आप, यहां पर जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये लॉरेशिया और गोंडवाना, ये दो जो है इन दो भागों में जो है विखंडन कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि पहला बल जो है पोलर फ्लेइंग बल था, जो कि गुरुत्व और उत्प्लावन बल का एक परिणामी बल था। दरअसल ये चीज क्या थी इसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब में जो है पृथ्वी को हम देखते हैं, तो पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर जो है वो घूम रही है। और उन्होंने कहा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, ठीक है। यहाँ पर जो है उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने का मतलब क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको कहते हैं, तो वो बल जो पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। जैसे अगर आप जो है किसी झूले को देखें, अगर आप जो है इस तरह से किसी झूले को देखें और ये झूला जो है वो किस तरह से गति कर रहा है, इस तरह से अगर गति कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है केंद्र से बाहर की तरफ जो है वो एक बल लग रहा है। तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है, इसे ही अपकेंद्रीय बल या इसी को जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहा पृथ्वी तो वर्तमान की तुलना में उस समय कहीं ज्यादा तेज गति से घूम रही थी और इसीलिए एक बल जो है बाहर की तरफ लग रहा था। और उन्होंने कहा कि इस बल के कारण पैंजिया के जो अलग अलग भाग थे उनमें उत्तर की तरफ जो है वो विभेदी गति हो रही थी, है ना, इस तरफ जो है विषुवत रेखा की तरफ जो है वो गति हो रही थी। और उन्होंने कहा कि इसी के कारण जो है वो क्या हुआ, तो इसके कारण जो है ये पैंजिया जो है वो अलग अलग भागों में टूटा। दूसरा उन्होंने एक और जो है गति के बारे में दूसरा जो है उन्होंने एक और बल के बारे में बताया, जिसे हम जो है ज्वारीय बल कहेंगे। पैंजिया के दो भागों के विभाजन का कारण उन्होंने क्या बताया, तो जो गुरुत्व और उत्प्लावन बल का परिणामी बल, जिसे हम पोलर फ्लिंग बल कहेंगे, उसको बताया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जब जो है ये दो भागों लॉरेशिया और गोंडवाना में परिवर्तित हो टूटा, तो ये बीच का जो भ्रंश था, इस भ्रंश में यहां पर जो है पैंथलाजा का पानी जो है वो इस भ्रंश में भर गया। और उन्होंने कहा कि इस भ्रंश में पैंथलाजा का पानी भरने के कारण जो है वो एक सागर का निर्माण हुआ, जिसे टेथिस सागर कहते हैं। आप हम सभी लोगों को पता है कि इसी टेथिस सागर से जो है हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहां पर जो है उनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में सबसे पहले जो है उन्होंने क्या कहा कि देखिए साहब, सबसे पहले कार्बोनिफेरस के अंत में जो है, कार्बोनिफेरस काल के अंत में एक भूखंड था। पृथ्वी पूरी जो है एक भूखंड के रूप में थी, जिसे पैंजिया कहते थे। और ये पैंजिया जो है पानी में तैर रहे थे, जिसे पैंथलाजा कहते हैं। जुरासिक काल में 18 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है जो पोलर फ्लिंग बल था, अर्थात गुरुत्व और उत्प्लावन बल का जो परिणामी बल था, उसकी वजह से ये जो पैंजिया था वो दो भागों लॉरेशिया और गोंडवाना में टूट गया। और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पैंथलाजा का जो पानी था वो लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच का जो भ्रंश था, जहां ये टूटा था, वहां पर ये पूरा का पूरा पानी भर गया। और जहां पर ये पूरा पानी भरा, वहां पर एक सागर बन गया, जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ रही है। अब अभी तो मैंने जो है दूसरे बल की बात नहीं बताई। अब दूसरा बल कौन सा बल था, तो उन्होंने कहा देखिए दूसरा बल जो है वो एक और बल था, जिसे जो है उन्होंने ज्वारीय बल कहा। दूसरा बल ज्वारीय बल जो है चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल जो है उन्होंने माना, जिसके कारण उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पश्चिम की ओर गति हुई। और इसी गति के कारण उत्पन्न भ्रंश में पैंथलाजा का जो जल भरा, उसकी वजह से जो है अटलांटिक महासागर जो है उसकी उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए यहां पर जो है हम दूसरे बल की बात अगर करें, तो दूसरे बल में जो है हम क्या देखेंगे कि दूसरे बल में जो है
यहाँ पे जो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, विशेष रूप से जब जो है चंद्रमा के ज्वारीय बल की हम बात करते हैं, तो चंद्रमा चूंकि जो है पृथ्वी के पास है और इसीलिए चंद्रमा का पृथ्वी के ऊपर जो लगने वाला बल होता है वो कहीं ज्यादा होता है, और इस वजह से जो है ये पूरा का पूरा जो है जो हमारा ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो है जो मूवमेंट था वो इधर पश्चिम की ओर जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और पहला वाला जो बल था उसकी वजह से जो है लॉरेशिया बना, और ये जो पूरा का पूरा जो है लॉरेशिया का भाग था, वो लॉरेशिया का भाग जो है आगे चलकर किन किन भागों में टूट गया, तो लॉरेशिया के अंतर्गत जो है वर्तमान में अगर आप देखें तो उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। ठीक है, यहाँ जो है आपको ये पूरा का पूरा उत्तर अमेरिका नजर आएगा, इधर जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड नजर आएगा, ये पूरा ग्रीनलैंड, और ये पूरा का पूरा जो है यूरेशिया का भाग नजर आएगा। तो लॉरेशिया जो है फर्दर है ना, उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया इस तरह से जो है वो टूट गया। जबकि नीचे की तरफ जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था उसके अंतर्गत जो है अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है दक्षिण अमेरिका नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है आपको अफ्रीका नजर आ रहा है, इधर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, इधर आपको जो है प्रायद्वीपीय भारत नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो है अंटार्कटिका का भाग है। अंटार्कटिका का भाग जो है एक तरह से अगर हम देखें तो गोंडवाना लैंड के रेसिड्यू के रूप में जो है वो ये पूरा बचे हुए भाग के रूप में जो है ये अंटार्कटिका भाग जो है हमें दिखाई देगा। और यहाँ अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे तो दोनों बलों की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है दक्षिण अमेरिका का मूवमेंट जो है वो इधर पश्चिम की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बल की वजह से जो मूवमेंट बताया था वो यहाँ पर जो है आपको अफ्रीका में ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर जो है जो ऑस्ट्रेलिया है, मैंने आपको कहा था कि इस जो अभिकेंद्रीय बल है उसकी वजह से मूवमेंट जो है जो झूले का होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना। तो जितने भी जो बल लगेगा वो इस तरफ को लगेगा, तो कुछ इस तरफ को लगेगा, कुछ इस तरफ को लगेगा, कुछ इस तरफ को लगेगा, कुछ इस तरफ को लगेगा। तो मैंने कहा कि इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट आपको जो है इधर उत्तर पूर्व की तरफ दिखाई देगा, इसी तरह से जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो है इधर उत्तर पूर्व की तरफ दिखाई देगा। तो उन्होंने जो है ये पूरा का पूरा जो है कहा कि देखिए ये जो है गोंडवाना लैंड जो था वो इस तरह से दक्षिण अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर जो है प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत, इधर जो है ऑस्ट्रेलिया, इधर जो है अंटार्कटिका, इन भागों में जो है वो बंट गया था। तो मोटे तौर पर जो है उन्होंने जो जो बातें बताई उसमें जो है यही चीजें शामिल हैं कि ये सारे पैंजिया जो है वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बटा, और लॉरेशिया जो है उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, और इधर जो है नीचे की तरफ जो है गोंडवाना लैंड जो था वो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनमें जो है बट गया। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो है जो दूसरा बल था जिसे हम जो है ज्वारीय बल कहेंगे उसकी वजह से जो है वो पश्चिम की तरफ जो है गति। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दूसरे बल की वजह से यहाँ पर जो है जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है ये पहले जो है एक ही भूखंड हुआ करते थे। उन्होंने जो है जिगसॉ फिट इसके माध्यम से यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप ये देखें इस तरह से कि ये एक पेन है, इसके जो है ये दो टुकड़े हैं, है ना। अगर उन्होंने कहा कि यदि ये पेन जो है अगर इसके दो टुकड़े हो जाएं और फिर से जो है अगर हम इस पेन को ऐसे जोड़ने की कोशिश करें तो इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका है। अगर हम इसको पास में लाने की कोशिश करें, अगर हम इसको जो है दोनों को अरेंज करने की कोशिश करें तो ये दोनों जो है एक भूखंड के रूप में जो है आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है इस वीडियो में जो है आपको दिखाई देगा ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है और ये जो है अफ्रीका का पार्ट है। ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका जो है ये आपस में जो है जुड़े हुए हैं, और यही दूसरा बल अर्थात जो ज्वारीय बल था उसके वजह से जो है दक्षिण अमेरिका का पार्ट जो इधर पश्चिम की तरफ जो है वो मूवमेंट हुआ, और पहले बल की वजह से अफ्रीका जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह से जो है वो गया। तो अगर हम इन दोनों को जो है जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल इस पेन की तरह जो है वो आपस में इस तरह से फिट हो जाएंगे। तो वही जो है यहाँ पर उन्होंने जो है समझाने की कोशिश की कि देखिए जब ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका अलग हुए और इधर जो है उत्तर अमेरिका और यहाँ पर जो है यूरेशिया जब अलग हुए तो इस पैंथलाजा का पूरा जल जो था इस भ्रंश में जहां जहां भी दोनों अलग हुए उस भ्रंश में जो है ये पूरा का पूरा भर गया पानी, और इस पानी के यहाँ पर भरने के फलस्वरूप जो है अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ जो आपको एस अक्षर के रूप में जो है दिखाई देता है ना। ये यहाँ पर जो है आपको एस अक्षर के रूप में जो है वो दिखाई देगा।
यहाँ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच जो पानी भरा इसे हम जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर कहते हैं, जबकि उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के बीच जो पानी भरा इसे हम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक की जो है कहानी हुई। अब हम बात करते हैं कि वैगनर महोदय ने जो बताया, इसके अनुसार वलित पर्वतों का निर्माण और द्वीपों का निर्माण जो है वो कैसे हुआ। वैगनर महोदय ने जो कुछ भी बताया, इस पूरी कहानी में हमें ये बात तो समझ में आ गई कि महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने और किस तरह से जो है महाद्वीपों का जो है वो विस्थापन हो रहा है। ये बात हमें समझ में आई। अब बात करते हैं कि वैगनर जो है, वैगनर महोदय ने वलित पर्वतों और द्वीपों के निर्माण की व्याख्या जो है वो कैसे की थी, या हम कैसे जो है इस सिद्धांत के आधार पर वलित पर्वतों के या द्वीपों के निर्माण को जो है वो व्याख्यायित कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जब प्रायद्वीपीय भारत एशिया से अभिसरित हुआ, अर्थात एशिया से मिला या एशिया से टकराया, तो टेथिस सागर के बंद होने और उसमें उपस्थित अवसादों के वलन के फलस्वरूप जो है वो हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी। क्या कहा उन्होंने कि प्रायद्वीपीय भारत, है ना, यहाँ पर जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है वो जब एशिया से, ये प्रायद्वीपीय भारत जब एशिया से अभिसरित हुआ था, एशिया से जब जो है मिला या टकराया, ठीक है, तो टेथिस सागर जो है वो बंद हुआ और टेथिस सागर में उपस्थित जो अवसाद थे, जब कभी भी जो है आप देखेंगे कि जब कभी भी दो भूखंड जो है टकराएंगे, आप जो है एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप 10 टॉवेल जो है एक साथ एक के ऊपर एक ले लें, है ना, और 10 टॉवेल एक के साथ एक लेने के बाद दोनों सिरों से उस टॉवेल को इस तरह से जो है आप कंप्रेस करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप कंप्रेस करते जाएंगे, आप देखेंगे कि उन टॉवेल्स में जो है फोल्ड्स या वलन पड़ने लगेंगे और वो जो है जो फोल्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ इस तरह से उठने लगेंगे। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत जो है एशिया से जब जो है मिला या टकराया तो टेथिस सागर बंद हुआ और उसमें जो उपस्थित अवसाद थे, उन अवसादों में जो है वलन पड़ा और उन अवसादों में वलन पड़ने के फलस्वरूप इस तरह से जो है धीरे धीरे करके जो वलन हुआ वो ऊपर की तरफ जो है उठता चला गया और उसके फलस्वरूप जो है हिमालय पर्वतमाला की जो है उत्पत्ति हुई थी। इसी तरह से उन्होंने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर गति, उत्तर अमेरिका जो है वो और दक्षिण अमेरिका ये दोनों जो है पश्चिम की ओर गति कर रहे थे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों ही जब जो है पश्चिम की ओर गति कर रहे थे, तब सीमा की परत ने उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न की, ठीक है, अर्थात ये दोनों जब पश्चिम की ओर गति कर रहे थे तो सीमा अर्थात जो पानी का जो क्षेत्र था उसने जो है इनके मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न की और सीमा के बाधा उत्पन्न करने के फलस्वरूप जो मुलायम चट्टानें थी उनमें जो है वलन पड़ा और उनमें वलन के द्वारा जो है रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ था। इस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पर जो है रॉकीज और एंडीज पर्वतों के निर्माण को भी जो है समझाने की कोशिश की। वैगनर ने यह भी कहा कि जब पेंजिया के अलग अलग खंड जो है वो गति कर रहे थे, अर्थात पेंजिया जो है वो उसके लॉरेशिया और गोंडवाना में टूट गया और लॉरेशिया फिर जो है अलग उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड इन सब में टूट गया, अर्थात पेंजिया के जो अलग अलग खंड जब जो है गति कर रहे थे तब विभिन्न खंडों के वो भाग जिनका वेग कम था वो उस मूल खंड से जहां से वो जो है अलग हुए थे, पृथक हुए थे, उससे अलग होकर जो है द्वीपों के रूप में, मतलब जिनका वेग कम था वो द्वीपों के रूप में अस्तित्व में आ गए क्योंकि वो पानी के साथ उस तरह से जो है बह नहीं पाए और वहीं के वहीं जो है रह गए और उनके चारों तरफ जो है जल राशियां एकत्रित हुई तो वो जो है द्वीप हो गए, वो द्वीप जो है बन गए। ये बात जो है उन्होंने ये समझाने का, अर्थात द्वीप जो है उसकी उत्पत्ति के बारे में भी जो है उन्होंने ऐसे ही समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये समझाया कि देखिए जैसे यूरेशिया जो है वो पश्चिम की ओर गति कर रहा है, अब यूरेशिया जब जो है इस तरह से पश्चिम की ओर गति कर रहा है तब उसके पश्चिमी भाग की गति उसके पूर्वी भाग से अधिक तेज थी, अर्थात यहाँ पर जो है आप देखेंगे यूरेशिया अगर इस तरह से जो है पश्चिम की तरफ गति कर रहा है तो पश्चिमी भाग की गति ज्यादा तेज थी और इधर जो है पूर्वी भाग की गति कम तेज थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ पूर्वी भाग में जो है आपको क्या नजर आएगा, सॉरी यहाँ पर जो है पूर्वी भाग में आपको कई सारे, यहाँ पर जो है पूर्वी भाग में कई सारे जो है छोटे छोटे द्वीप नजर आएंगे जिन्हें जो है हम पूर्वी द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने पर्वतों और द्वीपों के निर्माण को जो है इसमें समझाने की कोशिश की थी। तो जब कभी जो है आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं, तो जो है हम यही बात जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे
और हम बताएंगे उसमें कि इसी तरह से जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था। और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में हम ये कहेंगे कि वेगनर महोदय ने ये बताया कि वलित पर्वत जो थे उनका निर्माण जो है वो महाद्वीपों के विस्थापन के फलस्वरूप हुआ। जैसे जैसे जब प्रायद्वीपीय भारत जो है वो एशिया से जो है टकराया, तब टेथिस सागर के बंद होने और उनमें उपस्थित अवसादों के वलन के फलस्वरूप जो हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार जब जो है वो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है गति कर रहे थे, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर गति करने के फलस्वरूप सीमा की परत ने उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न की, जिसके फलस्वरूप मुलायम चट्टानों में वलन के द्वारा जो है रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से जो है हम पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को जो है वो यहाँ पर समझाएंगे। अब बात यह है कि वैगनर साहब ने जो है जो कुछ भी बताया, ये कैसे हम कहेंगे कि हाँ उन्होंने ये बात जो है बिल्कुल सही बताई है। तो उन्होंने जो है अपनी बात को सिद्ध करने के पक्ष में जो है कुछ प्रमाण रखे थे, ठीक है। तो वैगनर महोदय के द्वारा अपनी बात के समर्थन में कुछ साक्ष्य रखे थे और उनमें सबसे पहला साक्ष्य था कि महाद्वीपों के किनारों में साम्यता संबंधी साक्ष्य या जिगसॉ फिट, ये जो है जिगसॉ फिट है। जिगसॉ फिट में उन्होंने बताया कि देखिए जितने भी जो है महाद्वीप हैं, इन सारे महाद्वीपों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़ जाएंगे और एक भूखंड बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो है ये देखिए सारे महाद्वीप जो है वो क्या हो रहे हैं, सारे महाद्वीप आपस में जुड़ रहे हैं और सारे महाद्वीप जुड़कर जो है एक भूखंड बन रहे हैं। अब देखिए इस तरह से जो है ये सारे महाद्वीप अलग अलग हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये इधर जो है नीचे की तरफ अंटार्कटिका हो गया, इधर चला गया ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तर अमेरिका हो गया, इधर जो है ग्रीनलैंड हो गया, इधर जो है यूरेशिया का पार्ट हो गया, ये सब अलग हो गए और फिर जो है धीरे धीरे करके ये सारे जो है आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारे ही भाग जो है वो अलग हुए और यदि हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे ये बिल्कुल इसी तरह से जुड़ जाएंगे जैसे ताले में जो है चाबी लग जाती है, या फिर जो है इस तरह से जो पेन का टूटा हुआ भाग है ये इसको जो है हम जोड़ेंगे तो इस तरह से जुड़ जाएगा। इसी तरह से महाद्वीप जो है आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। इस मेथड को जो है या इस सिद्धांत को जो है इसे जिगसॉ फिट इसे जिगसॉ फिट कहा गया। और जिगसॉ फिट जो है वो वैगनर ने कहा कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी किनारे को अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से जोड़ा जा सकता है। आप यहाँ पर देखें ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक भूखंड बन जाएगा। इसी तरह से उत्तर अमेरिका और यूरेशिया, इसको ग्रीनलैंड को, इन सबको जो है अगर जोड़ेंगे तो ये सब जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने जो है अपने सिद्धांत के पक्ष में, अपने सिद्धांत के समर्थन में पहला तो ये एक सिद्धांत दिया, ये एक जो है प्रमाण दिया। दूसरा उन्होंने कहा भूगर्भिक चट्टानों से संबंधित साक्ष्य। भूगर्भिक चट्टानों से संबंधित साक्ष्य जो है उसमें उन्होंने कहा कि महासागरों के विपरीत तटों की चट्टानें आपस में आयु, संरचना और संगठन में समानता रखती हैं, जो यह सिद्ध करता है कि अतीत में ये भाग आपस में जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग की चट्टानें यूरोप के पश्चिमी तट की चट्टानों से समानता रखती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट के चट्टानों की बात करें और यूरेशिया के पश्चिमी तट के चट्टानों की बात करें तो इन दोनों तटों की चट्टानों में जो है काफी समानताएं आपको दिखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इनकी आयु, संरचना या संगठन में जो है आपको समानता दिखाई देगी और ये समानता तभी तो है जब वो पहले से जुड़े रहे होंगे। अगर वो पहले से नहीं जुड़े थे या अगर वो पहले से नहीं जुड़े हुए होते तो इन तटों में समानता नजर नहीं आती। इनकी आयु या इनकी संरचना या इनके संगठन या इनके कंपोजिशन में जो है आपको समानता दिखाई नहीं देती। तो इस आधार पर जो है उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि ये सब जो है आपस में पहले जुड़े हुए थे और फिर धीरे धीरे करके जो है ये महाद्वीप जो है अलग हुए और फिर जो है वो इनमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इनमें विस्थापन हुआ। तीसरा जो है उन्होंने कहा कि पूरा जलवायु संबंधी साक्ष्य या पूरा जलवायु साक्ष्य, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि जो अतीत की जलवायु थी उससे संबंधित साक्ष्य। उन्होंने कहा कि देखिए प्रायद्वीपीय भारत में जो है टिलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय भारत में टिलाइट चट्टानें पाई जाती हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पाई जानी चाहिए। क्यों नहीं पाई जानी चाहिए? इसलिए नहीं पाई जानी चाहिए क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है टिलाइट चट्टानें नहीं पाई जा सकती क्योंकि टिलाइट चट्टानें जो है वो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता है। टिलाइट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो टिलाइट चट्टानों का निर्माण जो है हिमनद या ग्लेशियर्स के द्वारा होता है। इस तरह की चट्टानें न केवल प्रायद्वीपीय भारत में पाई जा रही है बल्कि अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन क्षेत्रों में भी जो है पाई जाती है। और शीत कटिबंधीय क्षेत्र की कोई विशेषता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये तो यही सिद्ध करता है ना कि कभी पहले
प्रायद्वीपीय भारत में या इन क्षेत्रों में जो है हिमनदों के अनुकूल ही जलवायु जो है वो थी, और विस्थापित होकर ही जो है ये प्रायद्वीपीय भारत या ये अफ्रीका ये सब जो है इन क्षेत्रों में पहुंचे जहां वो आज हैं। तो टिलाइट चट्टानों का पाया जाना, टिलाइट चट्टानें मैंने पहले भी आपको बताया था, जब कोई भी जो है पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ढाल और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसकते हैं, खिसकते हुए जो है अपने साथ अवसाद या मिट्टी वगैरह जो है बहा कर लाते हैं। और ये जो रेत कंकड़ मिट्टी पत्थर वगैरह जो है वो जब बहा कर लाते हैं तो नीचे जो है वो बिछा देते हैं। इन अवसादों को टिल कहते हैं। और जब नीचे आने के क्रम में हिमनद पिघलकर पानी बन जाता है, तब ये अवसाद जो है वो नीचे की तरफ जो है पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत लंबे समय के बाद जो है ये कठोर हो जाते हैं। इन्हीं चट्टानों को जो है हम टिलाइट चट्टानें कहते हैं। तो ये भी जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है वो साक्ष्य है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हाँ, महाद्वीपों में जो है विस्थापन हो रहा है। इसके बाद जो है पूरा जीवाश्मीय साक्ष्य, पूरा जीवाश्मीय साक्ष्य अर्थात जहाँ पे कुछ जीवाश्म है, जो जीव हैं, उनके जो अवशेष मिले हैं, उसके बारे में भी जो है वो बात जो है वो की जाती है। इसके बारे में ये बात की जा रही है कि देखिए ग्लोसोप्टेरिस नाम का वनस्पति जो है, इसके अवशेष भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर और अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार लेमूर नाम के जीव के जीवाश्म जो है भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो हम ग्लोसोप्टेरिस की बात कर रहे हैं। ग्लोसोप्टेरिस बेसिकली जो है वो क्या है, तो ग्लोसोप्टेरिस जो है वो एक फर्न है। ये तमाम तरह के जो सदर्न कंटिनेंट्स हैं उसमें पाए जाते हैं, जबकि ये जो चीज है वो शीतकटिबंधीय क्षेत्र की चीज है। तो शीतकटिबंधीय क्षेत्र की चीज जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाना जो है वो सिद्ध करता है कि भाई इस तरह के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले कहीं जो है वो एक ही रहे होंगे और धीरे धीरे इनका जो है वो विस्थापन हुआ या धीरे धीरे इनका जो है विखंडन हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण जीव है जिसे कहते हैं लेमिंग। ये है लेमिंग, ये आपको जो है दिखाई दे रहा है। लेमिंग के बारे में ये कहा जाता है, एक और जो है जो उन्होंने प्रमाण दिया, उस प्रमाण में जो है उन्होंने लेमिंग के बारे में बताया था। लेमिंग जो है स्कैंडिनेवियाई जो देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इस तरह के जो देश हैं वहां पर जो है ये लेमिंग नाम के जीव पाए जाते हैं। और जब इन देशों में जो है इन जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो भोजन की तलाश में पश्चिम की ओर भागते हैं। और पश्चिम की ओर जब भागते हैं तो आप ये देखेंगे बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर जो जीव पाए जा रहे हैं, इस क्षेत्र में जो जीव पाए जा रहे हैं, यहां देखें तो इस क्षेत्र में जो जीव पाए जा रहे हैं, ये जीव जो है पूरा का पूरा जो स्कैंडिनेवियाई देश है, यहाँ यूरोप के ऊपर जो है यहाँ आपको स्कैंडिनेवियाई देश, जिसमें जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे देश जो है वो नजर आएंगे। ये जीव जो है पश्चिम दिशा में जो है ये गति करते हैं। जब इधर भोजन की कमी हो जाती है तो पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं, और बिना ये सोचे समझे कि पश्चिम दिशा में जो है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, बिना ये सोचे समझे कि यहाँ अटलांटिक महासागर है, वो गिर सकते हैं, मर सकते हैं, वो बिल्कुल जो है कूद जाते हैं। दरअसल पुराने समय में जो उनके पूर्वज थे, उस समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जुड़ा हुआ था, और ये जो जीव था वो यहाँ से जो है गति करता हुआ इधर जो है पश्चिम की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला जाता था, क्योंकि वो पूरा जुड़ा हुआ था, तो भूखंड था, तो जाने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये दोनों भूखंड अलग हो गए और बीच में भर गया पानी। लेकिन उस जीव की आदत, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी आदतें हैं पूर्वजों से जो है हमारे अंदर आती हैं और हमसे जो है हमारे वंशजों में जाती है ना, तो ऐसे ही जो है उनकी आदत तो यही बनी रही, और वो जो है अभी भी इधर से इधर से जो है अपने क्षेत्र से पश्चिम की तरफ गति करते हैं, और जब पश्चिम की तरफ गति करते हुए नॉर्थ अमेरिका की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो जो है पानी में गिरकर जो है वो मर जाते हैं। तो वैगनर ने जो है वो ये समझाने की कोशिश की कि देखिए ये भी जो है इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं जो है वो सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे, और इन महाद्वीपों के जुड़े हुए होने का जो है प्रमाण जो है उन्होंने इस जीव के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया। तो ये तो बात हुई कि उन्होंने जो है अपने सिद्धांत के समर्थन में जो है साक्ष्य क्या प्रस्तुत किए। लेकिन कोई भी सिद्धांत हो उसकी आलोचना जो है जरूर की जाती है, कहीं ना कहीं जो है उसकी आलोचना के कुछ कारण जो है बनी जाते हैं। और वैगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत की भी जो है आलोचना की गई। सिद्धांत की आलोचना सबसे पहले ये की गई कि वैगनर महोदय ने जो है जो बल बताया, जो कल्पित बल बताया, जिनकी वजह से जो है पैंजिया जो है वो टूटा,
जैसे पोलर फ्लेइंग बल और टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल के नाम से जानते हैं। आलोचकों ने कहा कि ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इतने बड़े पैमाने पर जो है विस्थापन को जन्म दे सकें। तो इसलिए ये बात जो है वो कहीं बहुत ज्यादा सही जो है वो प्रतीत नहीं होती कि इन दोनों बलों की वजह से जो है साहब इतना बड़ा पैंजिया जो है टूट गया और इतना सारा जो है वो विस्थापन जो है संभव हो पाया। दूसरा आलोचना का कारण ये था कि वैगनर महोदय ने पैंजिया में केवल और केवल उत्तर और पश्चिम में होने वाले विस्थापन की बात की। अब बात ये है कि देखिए इस तरह से जो है अगर झूला है और इस तरह से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, तो क्या केवल और केवल विस्थापन उत्तर और पश्चिम में होगा? अन्य दिशाओं में भी तो विस्थापन हो सकता है। तो अन्य दिशाओं में विस्थापन न होना जो है ये भी जो है एक त्रुटिपूर्ण संकल्पना जो है इसको माना गया। तीसरी बात ये कही गई वैगनर महोदय के अनुसार पैंजिया में विखंडन जो है वो जुरासिक कल्प में प्रारंभ हुआ। भाई जुरासिक कल्प में ही क्यों प्रारंभ हुआ? उससे पहले जो है पैंजिया का विखंडन क्यों नहीं हुआ? इस बारे में जो है उन्होंने कोई कारण जो है वो नहीं दे पाए। अर्थात कुछ एक तर्कपूर्ण व्याख्या तो दे सकते थे कि भाई ये चीज जो है जुरासिक कल्प में ही क्यों हुआ। तो जुरासिक कल्प में ही पैंजिया में विघटन क्यों हुआ, उससे पहले जो है पैंजिया में विघटन क्यों नहीं हुआ था, या उससे पहले पैंजिया का विघटन हुआ था या नहीं हुआ था, इन सब बातों पर या इनके कारणों पर जो है उन्होंने किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। इस आधार पर भी जो है वो उनकी आलोचना की जाती है। वैगनर महोदय ने केवल महाद्वीपों के विस्थापन पर ही बल दिया, महासागरों की तली के में भी जो है विस्थापन हो सकता था, वहां पर भी तो जो है मूवमेंट होते हैं। तो उस गति की जो है उन्होंने अवहेलना क्यों कर दी? उस गति के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बात की? केवल महाद्वीपों के विस्थापन पर क्यों? महासागरों की तली में जो विस्थापन हो सकता है उसकी बात उन्होंने क्यों नहीं की? इस आधार पर भी आलोचना की। फिर वैगनर साहब जो है वो कहते हैं कि सियाल और सीमा, सियाल को सीमा की तली पर स्वतंत्र रूप से जो है उन्होंने उत्प्लावित बताया, अर्थात सियाल जो है वो सीमा पर जो है तैर रहा है, पैंजिया जो है वो पैंथोलाजा पर तैर रहा है। लेकिन बाद में बता रहे हैं जो प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया पर्वतों के निर्माण की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि रॉकीज और एंडीज पर्वतों के निर्माण की व्याख्या में उन्होंने बताया कि सीमा ने जो है सियाल के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। अर्थात उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब जो है पश्चिम की तरफ जो है वो गति कर रहे थे, तो सीमा ने जो है उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। अब ये बात कैसे हो गई? जब जो है सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है तो मार्ग में बाधा कैसे उत्पन्न कर सकता है? तो इस आधार पर भी जो है वो उनकी आलोचना की गई। तो ये कुछ जो है आलोचना के कारण बनते हैं। लेकिन आलोचना के बावजूद वैगनर महोदय के जो सिद्धांत हैं वो महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण, उनकी उत्पत्ति से संबंधित जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत ने जो है महाद्वीपों के विस्थापन की दिशा में व्यापक शोध के लिए जो है वैज्ञानिकों को, जलवायु वैज्ञानिकों को जो है प्रेरित किया। आर्थर होम्स ने जो है संवहन धाराओं के रूप में उन बलों की खोज की जो महाद्वीपों के विस्थापन में सक्षम थे। आलोचना में ये कहा गया ना कि भाई जो है जो बल टाइडल फोर्स या पोलर फ्लिंग फोर्स की जो बात की जा रही है वो इतने महत्वपूर्ण या इतने बड़े फोर्सेस नहीं थे कि वो जो है महाद्वीपों का विस्थापन कर सके या पैंजिया का जो है विखंडन कर सके। लेकिन बाद में जो है आर्थर होम्स ने संवहन धाराओं के रूप में उन फोर्सेस की भी खोज कर ली जो महाद्वीपों के विस्थापन में सक्षम थे। इस तरह से ये बात तो सिद्ध हुई कि वैगनर महोदय जो है उनकी मूलभूत संकल्पना सही थी। हाँ, प्रक्रिया जो है उसमें कुछ दोष हो सकता था, लेकिन बाद में जो है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जो कि सबसे आधुनिक थ्योरी जो है मानी जाती है, उसने न सिर्फ महाद्वीपों के विस्थापन संबंधी सिद्धांत को सही किया, सिद्ध किया, बल्कि बल्कि भूपृष्ठ पर होने वाले परिवर्तन भी उसके द्वारा जो है स्पष्ट किए जा सके। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वर्तमान में जो सबसे मान्य सिद्धांत जिसे हम जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, उसकी नींव में कहीं ना कहीं जो है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को माना जा सकता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो थी कि यही जो सबसे आधुनिक और सबसे जो मान्य सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसकी नींव में कहीं ना कहीं ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ही जो है वो था। अब क्वेश्चंस की बारी। देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें जो है क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैं जो है प्रश्न लिख देता हूं और आप जो है उन प्रश्नों का जवाब जो है वो आप देने की कोशिश करें या आप जो है उनकी प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं
तो प्रश्न जो है वो वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब दिया, उसका प्रकाशन कब हुआ। यह प्रश्न पूछा जा सकता है जिगसॉ फिट क्या है। यह पूछा जा सकता है कि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पेंजिया जो है वो क्या है, पेंजिया और पैंथलाजा क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। 50 शब्दों में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंजिया और पैंथलाजा को समझाएं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेथिस सागर कैसे बना। 200 शब्दों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाद्वीपों और महासागरों के उत्पत्ति से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे जो है प्रश्न जो है इस तरह से बन सकते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।